मैं इसको शुरू करता हूँ और फिर एज यू विश एंड एज द टाइम परमिट्स विल गो फ्रॉम देयर। सो सबसे पहले तो ओमिक्रॉन की जो लेटेस्ट जब शुरू हुआ, ये एक थी डॉक्टर कुत्सिया साउथ अफ्रीका की। उन्होंने ओमिक्रॉन को पहली मर्तबा आइडेंटिफाई किया था। ये जरूरी नहीं कि ये साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुआ हो, लेकिन बहरहाल नाम साउथ अफ्रीका का लग गया। साउथ अफ्रीका में 29 नवंबर को ये डिस्कशन शुरू हुई थी। हालांकि 24 दिसंबर में बोट्सवाना में भी चार पेशेंट्स थे जिनको ओमिक्रॉन था। जो ओमिक्रॉन की उन्होंने सिम्टम्स देखे और जो अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, वो ये था कि इट वाज माइल्डर, और माइल्डर से ज्यादातर इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरह की इन्फेक्शन है, और डेल्टा से बहुत माइल्ड है। ज्यादातर नेजल कंजेशन या ब्लॉकेड है। एनोजमिया नहीं होता जो डेल्टा में बहुत ज्यादा लोगों को होता था। खांसी भी ज्यादा नहीं होती, बल्कि सिर्फ स्क्रैची थ्रोट या पेनफुल थ्रोट होता। उसके साथ हेडेक और कभी फीवर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज है वो है फटीक। जो पेशेंट है, दे क्लेम ऑफ severe tiredness and fatigue. Interestingly, within 1 to 2 days, majority of the patients become recovered, and majority of the patient become recovered in the outpatient. तो आज मैं जो डिस्कशन करूंगा वो एक तो ये कि इसमें चेंजेस क्या आई हैं ओमिक्रॉन में। दूसरा ये कि इसकी जो चेंजेस हैं जिसके बाद कुछ स्टडीज आई कि इसने वैक्सीन की एफिकेसी को एस्केप किया है, जो अभी डॉक्टर सलमा कुंडी साहबा ने भी बात की। और फिर तीसरा ये कि जो लेटेस्ट डेटा है वो क्या। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या अब ये होगा कि ये वेरिएंट अगर माइनर है भी, माइल्ड हो भी गया है, तो क्या ये दोबारा से लीथल हो जाएगा, या क्या डेल्टा दोबारा इसके ऊपर ओवरकम कर जाएगा, या ये कि 3-4 वीक के बाद हमें पता चलेगा कि ये ज्यादा लीथल है। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं आई ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया ऑफ ओमिक्रॉन कि इसने अभी तक क्या किया है। तो आई होप यू कैन सी माय डायग्राम्स। ओमिक्रॉन की जो बेसिक चेंज है वो ये कि इस वायरस में देयर आर अबाउट 50 म्यूटेशंस। सो अगर मैं इधर ये बन गई स्पाइक प्रोटीन्स, और तो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर तकरीबन देयर आर 30 म्यूटेशंस। अब जो चीज हमारे जहन में रहनी चाहिए वो ये है कि म्यूटेशन का मतलब हमेशा ये नहीं, और सब लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सो इट्स नॉट समथिंग कि मैं कोई यूनिक बात नहीं करने लगा। म्यूटेशन का हमेशा मतलब ये नहीं है कि जो वायरस है या जो पैथोजन है वो ज्यादा लीथल हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि जो पैथोजन है वो यूजलेस हो जाए, वो कम लीथल हो जाए, उसमें फर्दर चेंज आ जाए। तो देखिए, म्यूटेशंस के 3 आउटकम हो सकते हैं। एक ये है जो कॉमन है कि जब वायरस डेवलप होता है, अपने रेप्लिकेट्स बनाता है, तो उस जैसे और वायरस बन जाए जो उस तकरीबन उस जैसे होते हैं। कोई एक आध अमीनो एसिड या कोई एक आध बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो चेंज हो गई, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये 30,000 बेस पेयर्स का है या बेसिस का है। चूंकि आरएनए तो हम इसे बेसिस कह सकते हैं, वैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बेस पेयर भी कह देते हैं। बेस पेयर इज अ बेटर टर्म फॉर डीएनए। तो 30,000 इसके अंदर बेसिस है। उन 30,000 में से 1-2 चेंज हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सो एक तो ये कि वो उसी तरह का वायरस, जैसा पेरेंट है वैसी डॉटर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो नया वायरस म्यूटेट हुआ है, और ये प्लीज याद रखिएगा कि म्यूटेशन हर एक में होती है, जो भी इन्फेक्ट होता है वो म्यूटेशन उसमें होती है। अगर मैं इन्फेक्ट होऊंगा, मुझ में भी इसकी म्यूटेशन होगी। जब भी नया वायरस की डॉटर प्रोड्यूस होती है, तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चांस दैट द डॉटर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अब दूसरी जो फर्ज कीजिए म्यूटेशन हुई, तो वो म्यूटेशन ऐसी थी, जस्ट इमेजिन फॉर द डिस्कशन सेक, कि जो उसकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं दे आर सो डिफरेंट कि दे कैन नॉट बाइंड विद ACE2 एनीमोर। सो अगर ये ACE2 एंजाइम था जिसके साथ ये वायरस नॉर्मली बाइंड करता है, तो इमेजिन कीजिए कि ये म्यूटेशंस ऐसी हैं कि ACE2 को बाइंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी है कि ये म्यूटेशंस ऐसी हैं कि ये इम्यून सिस्टम के साथ भी नहीं काम करेगा। जो एंटीबॉडीज हैं वो भी नहीं बाइंड कर सकती। क्यों नहीं बाइंड कर सकती? क्योंकि
स्ट्रक्चरल चेंज आ गई और जाहिर है कि जब अमीनो एसिड चेंज होंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी चेंज होंगे। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी चेंज होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में भी चेंज आएगी और शेप में भी चेंज आएगी। तो दोनों तरह की चेंजेस की वजह से इट इज पॉसिबल कि रिसेप्टर के साथ अटैच ना हो सके एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो पॉसिबल कि एंटीबॉडीज के साथ अटैच ना हो सके। तो हम ये एक्चुअली कह सकते हैं कि ये जो वायरस है ये एक्चुअली इम्यून एस्केप कर गया। इम्यून सिस्टम इसे कुछ कह नहीं सकता। जो पुराने वाला इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज थी वो इसे कुछ नहीं कह सकती। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इम्यून सिस्टम इसके लिए नई एंटीबॉडीज नहीं बना सकता? बना सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर मुझे पहले इन्फेक्शन थी या मैंने वैक्सीन लगवाई हुई थी तो इम्यून सिस्टम विद इन 2 days हैंडल करता है, क्योंकि इसने पुरानी ट्रेनिंग की वजह से इम्यून सिस्टम ने मेमोरी सेल रखे हुए हैं। जो ही दोबारा एक्सपोजर हुआ वो मेमोरी सेल्स जो है दोबारा से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। तो विद इन कपल ऑफ डेज द पेशेंट विल बी एबल टू हैंडल द इन्फेक्शन। फर्ज कीजिए कि ये इम्यून सिस्टम को एस्केप कर गया तो अब पेशेंट को फिर दोबारा से हफ्ता या 2 हफ्ता चाहिए टू मेक एंटीबॉडीज टू दिस न्यू वेरिएंट। लेकिन जो बात मैं इस वक्त करना चाह रहा हूं यहां पर, ये इतना चेंज हो गया कि इसने इम्यून सिस्टम को जब एस्केप किया तो इसने अपने रिसेप्टर बाइंड करने को भी एस्केप कर दिया, जिसकी वजह से अब ये काम ही नहीं कर सकता। जब ये सेल के अंदर जाएगा ही नहीं तो ये अपनी रेप्लिकेट्स कैसे बनाएगा? एंड व्हेन इट कैन नॉट मेक इट्स रेप्लिकेट्स तो दिस इज डन, ये खत्म हो गया। तो प्लीज जहन में ये रखिए कि जब म्यूटेशंस होती हैं तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि वायरस अब तबाही मचाएगा। वायरस उस म्यूटेशन में अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरी तरह की जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन ऐसी है कि जिसमें वायरस ज्यादा फिट हो जाए, जो पेरेंट है पेरेंट से बेहतर हो जाए। अब जो फिट की टर्म है वो हर पैथोजन की डिफरेंट है। सार्स कोव के लिए फिटनेस का मतलब ये है कि ये जो हमारे लिए बेहतर है और जो सार्स कोव के लिए भी बेहतर है वो ये है कि ये हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए, ये ह्यूमनाइज्ड हो जाए, ये हमें नुकसान पहुंचाना बंद कर दे। क्योंकि जब ये हमें नुकसान पहुंचाता है तो ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे साथ मर जाता है। सो वायरस की सिलेक्शन, जब इसकी म्यूटेशंस हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है, तो इसकी सिलेक्शन में वो कॉपीज बचेंगी जो हमें ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी और वो हमारे अंदर दे कैन कंटिन्यू टू लिव विद अस। एक और जो इसका फिटनेस का पैरामीटर है वो ये है कि जो दूसरे वेरिएंट हैं, जैसे हमारे पास पहले था वुहान वेरिएंट, या उसको एंसेस्ट्रल वेरिएंट भी कहते हैं, उसके बाद अल्फा वेरिएंट था, फिर बीटा वेरिएंट था, अल्फा था यूके का, बीटा वेरिएंट था साउथ अफ्रीका का, उसके बाद डेल्टा था जो इंडिया से ओरिजिनेट किया था, और अब ओमिक्रॉन है, लिटिल ओ। ओमिक्रॉन एक्चुअली है ओ माइक्रॉन, और ग्रीक में इसका मतलब है छोटा ओ। तो ये अगला लेटर था छोटा ओ। इन्होंने कुछ ऐसे लेटर थे जैसे शी था जो ओमिक्रॉन से पहले आएगा, लेकिन वो चूंकि चाइना के प्रेसिडेंट का नाम शी है तो उन्होंने इसको स्किप कर दिया। इसी तरह से एक और था न्यू, न्यू भी इससे पहले था, तो उन्होंने इसे न्यू इसलिए नहीं कहा कि जब वो कहेंगे कि न्यू वायरस है तो लोग समझेंगे कि ये नया बन गया वायरस, तो वो दोबारा पैनिक शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने न्यू को भी मिस कर दिया, स्किप कर दिया, शी को भी स्किप कर दिया, और ओमिक्रॉन और या स्मॉल। तो ओमिक्रॉन जो आया इसने पिछले वायरसेस से उनको डोमिनेट करना है अगर ये सर्वाइव करना चाहता। अगर आप जाके nextstrain.org पे देखें तो कई लाख वायरस के स्ट्रेन्स हैं। मैं भी आपको जल्दी से दिखाता हूँ। फर्ज कीजिए मैं जाता हूँ nextstrain.org पर, जो ट्रैक करते हैं SARS-CoV-2 के भी और दूसरे स्ट्रेन्स को भी ट्रैक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यू वुड से दिस पिक्चर एवरी सिंगल डॉट हियर इज अ वेरिएंट, और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर 3600 वेरिएंट दिखा सकते हैं। तो हमें जो इस वक्त नजर आ रहे हैं वो 3600 है सिर्फ, लेकिन देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स। तो वेरिएंट होना इज नॉट अ बिग डील। ये अगर आप किसी भी डॉट के ऊपर आप कर लें, ये जो रेड है इधर ये ओमिक्रॉन है, अदरवाइज किसी भी डॉट पे करें तो आपको बता देगा जी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशंस है फला है और ये इसकी लीनिएज फला एंड सो ऑन डेल्टा है। ये अगर आप यहाँ आए तो ये आपको बता देगा कि ये ओमिक्रॉन की, अगर दरमियान में देखें तो लिखा हुआ क्लेड 21 के ओमिक्रॉन, तो ये ओमिक्रॉन की वेरिएंट है। द पॉइंट इज दिस
ओमिक्रॉन ने अगर सरवाइव करना है तो इट हैज टू बिकम फिटर देन द प्रीवियस वायरस। अब प्रीवियस वायरस है डेल्टा। डेल्टा का क्या बिहेवियर है कि डेल्टा, हम यहां से शुरू करते हैं वुहान से। जब वुहान वायरस शुरू हुआ था तो उस वक्त जो उसकी इंक्यूबेशन टाइम था वो 5 दिन था। मीन वाज 5 days। मीन का मतलब हो गया कि 50% लोगों में 5 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाते थे। और देयर वाज अ रिसर्च फ्रॉम चाइना दैट शोड के विद इन 2 days बिफोर द सिम्टम्स पेशेंट वुड स्टार्ट शेडिंग। उससे पहले वायरस का लोड इतना ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे मुंह में इस वक्त वायरस लैंड करे वुहान, तो विद इन 2-3 days उसका लोड इतना ज्यादा नहीं, वो अपनी आप को रेप्लिकेट कर रहा है। 3 दिन के बाद उसकी इतनी क्वांटिटी डेवलप होती है कि इट कैन नाउ शेड आउट। तो वो सिम्टम से 2 दिन पहले तक शुरू करता था शेडिंग करना। जाहिर है उसके बाद थोड़ी देर शेडिंग करेगा ड्यूरिंग द डिजीज एज वेल। जब डेल्टा आया तो डेल्टा की इंक्यूबेशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया। दैट वेंट डाउन टू 3 days और इवन लेसर। चुनाचे डेल्टा के पास शेडिंग का टाइम कम हो गया। एट द सेम टाइम डेल्टा वाज फिटर देन वुहान बिकॉज ये ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट कर रहा था। अब ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि जब ये सेल के अंदर गया तो उसके अंदर इसकी कॉपियां ज्यादा बनी। उसके अंदर जो कॉपियां बननी है वो तो क्वांटिटी वही है, वो तो सेल के राइबोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे सेल तो नहीं चेंज हो रहे थे। द ओनली थिंग वाज कि इट वाज एबल टू गेट इनटू द सेल फास्ट इनफ। तो अगर यहां पर एक वुहान वायरस खड़ा है और आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू स्पीक उर्दू, तो मेरे बस का तो उसमें एक एक्सेंट है, मेरे इंग्लिश में भी एक्सेंट है। अच्छा, सो फर्ज कीजिए ये इधर वुहान वायरस है और ये है डेल्टा। तो अगर यहां पे भी एक मैं डेल्टा बना दूं तो दोनों कंपीट कर रहे हैं फॉर दिस ACE2। तो जो अफिनिटी है, बाइंडिंग अफिनिटी है डेल्टा की, दैट वाज हायर देन वुहान। चुनाचे वुहान जो है वो हार गया। अब होता यह है कि जब डेल्टा की अफिनिटी ज्यादा है तो डेल्टा ने बाइंड किया और सेल के अंदर भाग गया। जो बाहर खड़ा रह गया वो वुहान वायरस था। अब जो बाहर खड़ा रह गया उसको क्या क्या होगा? वो मैक्रोफेज खा जाएगा, डेंड्रिटिक सेल खा जाएगा, न्यूट्रोफिल उड़ा देगा उसको। अगर उसकी पहले से एंटीबॉडीज बनी हुई तो एंटीबॉडीज आके लग जाएंगी। अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो बाहर खड़ा है इसको इसकी शामत आ जाएगी। तो जो बच गया वो है जो सेल के अंदर चला गया। अब यही काम डेल्टा के साथ इसने किया है ओमिक्रॉन ने। ओमिक्रॉन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो डेल्टा से बहुत ज्यादा है। ओमिक्रॉन हैज बीन लकी कि इसकी म्यूटेशंस इस तरह की हैं कि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी भी ज्यादा है और ये सरवाइव भी करता है, क्योंकि अक्सर इतनी म्यूटेशंस के बाद वायरस खुद डिस्टेबल होकर पेरिश हो जाता है। सो ओमिक्रॉन बिकेम लकी एंड वी बिकेम लकी विद इट कि इसने डेल्टा को ओवरकम कर लिया। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं दरवाजा बंद करता हूँ, बाहर वो हमारी बिल्ली। अपॉलॉजीज। मेरे साथ मेरी ये जो बिल्ली है इसका नाम लूफी है, ये भी मुझसे ज्यादा पॉपुलर ये बिल्ली हो गई भी। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन का सेल में एंटर होना। तो ओमिक्रॉन अब ज्यादा तेजी से एंटर होता है। दैट मींस कि आइडियली ओमिक्रॉन का इंक्यूबेशन टाइम कम हो जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा तेजी से सेल में एंटर हो रहा है। इंटरेस्टिंगली अभी तक जो डेटा है वो ये कहता है कि इसका इंक्यूबेशन टाइम 11 दिन है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर 11 दिन है, आई डोंट बिलीव इन इट, we'll have to wait for data। अगर 11 दिन है और ये नुकसान भी ज्यादा नहीं करता है और ये ट्रांसमिसेबल भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा तंग नहीं करता। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है हमारे अंदर, 11 दिन तक ग्रो करता रहता है। उसके दौरान में सिम्टम्स नहीं आते। दैट मीन्स कि इम्यून सिस्टम को इसने तंग नहीं किया। दैट मीन्स कि उसके दौरान इसका लोड बढ़ा है क्योंकि शेडिंग तो कर रही है, शेड कर रहा है, तंग नहीं कर रहा, सिम्टम नहीं आ रहे। दैट इज अगेन ए फिटनेस ऑफ दिस वायरस। मेरी नजर में जब डेटा एक्चुअली क्लियर होगा दूसरे मुल्कों से तो हमारे पास जो इसकी विंडो है वो छोटी होगी, इट वुड बी स्मॉलर। व्हाई डू आई थिंक दैट? साउथ अफ्रीका इज heavily HIV positive और HIV patients में virus can stay in there for a longer period of time and not get clear and also not produce symptoms
because their immune system does not respond as vigorously and they do not develop enough symptoms to get to say that I have a disease now. So ये data अभी नहीं है इतना काबिल एतबार। दूसरी चीज जो इसकी इंटरेस्टिंग है, जो डेल्टा से बेहतर है, वो ये कि इसके जो R0 है, जो इसका रिप्रोडक्शन नंबर है, वो डेल्टा से कम है, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड एक्चुअली कम हो रहा है। तो क्वेश्चन सिर्फ एक ज़हन में रह जाता है, वो ये है कि डेल्टा को ये डोमिनेट क्यों कर रहा है। उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी। मैं आपको उस ट्रांसमिसिबिलिटी के अंदर जो दो रीजंस हैं वो भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। आई वांट टू गो बैक हियर फॉर अ सेकंड कि हमारे पास ये तीन सिचुएशंस थी। ये तीसरी सिचुएशन है जहां पर ओमिक्रॉन बैठा हुआ है। अब ओमिक्रॉन का वर्ल्ड वाइड इस वक्त सिचुएशन क्या है कि साउथ अफ्रीका ने कहा जी 29 को कि ओमिक्रॉन आया, दुनिया ने बॉर्डर्स बंद करने शुरू कर दिए। ओमिक्रॉन यूएस में पहुंचा कुछ दिन पहले, मेरा ख्याल है 2 दिसंबर या 1 दिसंबर को। पहला पेशेंट यूएस के अंदर जो हमने देखा वो मिनेसोटा का एक यंगस्टर था, जो यहाँ पर एक एनिमे की कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पे वो लोग कार्टूनों जैसे या जो एनिमे है कैरेक्टर्स जैसे लिबास पहन के तो जाके कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उसमें वो एक फैंटेसी सी वर्ल्ड में 1-2 दिन रह के आते हैं। उसमें दिस वाज अ यंगस्टर हु हैड दिस ओमिक्रॉन। वो ये कहता है, उसका इंटरव्यू मैंने सुना तो वो कहने लगा कि मुझे सिर्फ हेडेक थी और फटीक थी और थोड़ा सा स्क्रैची थ्रोट था। कहने लगा मैंने समझा कॉमन कोल्ड है, और कहता है कि मैं एक दिन के अंदर ठीक हो गया। आई वाज टायर्ड बट आई बिकेम ओके विद इन अ डे। उसके 4 दोस्तों को भी उससे लगा और वहीं से अब मजीद भी फैल रहा है, लेकिन अभी तक उन यूएस में कोई ओमिक्रॉन से डेथ नहीं है। यही डेटा अब मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ साउथ अफ्रीका का जो लेटेस्ट डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस वुड आंसर अ लॉट ऑफ आवर क्वेश्चंस। सो नंबर 1, दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम डॉक्टर रिचर्ड फ्रीडलैंड। ये डॉक्टर जो हैं ये सीईओ हैं नेट केयर हॉस्पिटल्स के साउथ अफ्रीका में। इट्स अ वेरी लार्ज चेन ओवर देयर। साउथ अफ्रीका की हालत ये है कि अगर आप ये देखिए तो ये इनकी पुरानी स्पाइक्स हैं और ये नई स्पाइक है जो 4th वेव है। और आप अगर देखें तो बड़ी तेजी से ये वेव जनरेट हुई है। इतनी तेजी से जनरेट हुई है कि अगर हम इसको देखें, एक मिनट में, यहां से शुरू हुई थी। दिस वाज द, ये उनका सूबा या प्रोविंस आप समझ लीजिए, खोटंग कहते हैं इसको, जी जो है वो की तरह से बोलता है। खोटंग सूबा से इन्होंने शुरू हुआ था। डॉक्टर कुर्सी अभी यहीं पे काम करती है, वो साउथ अफ्रीका के मेडिकल बोर्ड की हेड नहीं है। जिस वक्त हमने ट्रैक करना शुरू किया साउथ अफ्रीका को, तो हॉटंग के अंदर एक दिन के अंदर 500-600 केसेस थे। पिछले दिनों में इनके केसेस होने शुरू हो गए थे 10, 11, 12,000 डेली, और अब दोबारा से केस नीचे जा रहे हैं। यहां से ये शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो ये स्पाइक है जो हॉटंग में आई। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये आखिरी ग्राफ, ये देखने वाली चीज है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो स्पाइक जिसमें आ रही है, दैट लाइन इज द एडमिशंस इन हॉस्पिटल, रेड लाइन इज एडमिशन टू आईसीयू, एंड ब्लू लाइट जो है वो वेंटिलेशन है। और अगर आप इसको यहाँ पे माउस को मैं रखता हूँ तो देखिए एडमिशंस हैं 2562, आईसीयू में है 226 और वेंटिलेटर पे हैं 72। अगर आप इसको कंपेयर करें ओवरऑल टू द स्पाइक, ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक जब इनकी पहले आई थी तो कई हजार लोग अस्पतालों में और आईसीयूज में पड़े हुए थे। अब 72 ऑन दी वेंटिलेटर। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो देखिए ये कितनी तेजी से जनरेट हुई है। ये नवंबर 27, 29 की बात है और आज हम दिसंबर के 10-11 तारीख में, एंड इट वेंट अप वेरी फास्ट। एंड आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग बिफोर वी गो बैक टू दैट डिस्कशन। देखिए इनकी जो कंफर्म्ड डेथ्स हैं, ये बात कही जाती है कि अगर वायरस की इंफेक्शन है तो यूजुअली 4 to 6 वीक्स, वुहान वायरसेस यूज्ड टू टेक 4 to 6 वीक टू कॉज ए डेथ। जो डेल्टा है उसने उसे एक्सेलरेट किया था। जाहिर है कि जब वायरस ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो जाएगा तो वो ज्यादा तेजी से नुकसान करेगा।
तो इनका that had about 4 weeks. In my opinion, Omicron would actually be faster if it is going to kill someone. हम इसको कहते हैं 3rd वीक में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये देखिए जो डेटा अभी तक नजर आ रहा है उसमें एक्चुअली डेथ रेट कम हो रहा है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो यहाँ देखिए नवंबर 28 को 31 डेथ्स थी, और अगर आप देखते जाएं इसी को तो 30 एंड देन इट केम डाउन टू 24, और इस वक्त जो लेटेस्ट है वो 21 है, और आई थिंक एक 20 से भी कम एक जगह पे मैंने देखा था। द पॉइंट इज कि ये देखिए ये 19.43, ये 7 डे मूविंग एवरेज है उनकी। द पॉइंट इज कि एक्चुअली डेथ्स आर गोइंग डाउनवर्ड्स, सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू कीप इन माइंड। सो ये केसेस हो गए जो राइज हो रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि डेथ और केस हैव बिकम डीकपल्ड। मैं आपको जरा सा और आगे इसी स्लाइड डेक में दिखाऊंगा कि पुरानी वेव्स जब आती थी, और ये साउथ अफ्रीका में ज्यादा मुल्कों में ऐसा ही होगा, पुरानी वेव्स जब आती थी तो जैसे वेव आई वैसे ही अस्पतालों में लोग भी आए। ये पहली वेव है जिसमें जो वेव आई है और अस्पतालों में लोग वैसे नहीं आए, तो डीकपल हो गया, विच इज वेरी गुड। ये डीकपलिंग हम वैक्सीन से चाहते थे कि वैक्सीन ये काम करते, और यहां पर ये डीकपलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है बिकॉज वी हैव अ माइल्डर वेरिएंट। अब ये देखिए इवन केसेस का जो रेट है वो ड्रॉप होने लग गया। दिस इज साउथ अफ्रीका। इसका जो रेट है ऑफ द न्यू केसेस, मैं वो घूम फिर के फिर वहीं पर वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। अगर आप जाके इसके रेट को देखिएगा नए केसेस के, माय अपॉलॉजीज फॉर द, तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों मैं जब देख रहा था तो किसी एक ग्राफ में इसके केसेस जो है वो नीचे गए हुए। अच्छा आगे चलते हैं। अब सिम्टम्स क्या है? ब्लॉक्ड और रनी नोज, हेडेक, स्क्रैची और सोर थ्रोट। अर्ली ट्रेंड ऑफ दिस 4th वीक। सो अब मैं वो डॉक्टर रिचर्ड की जो रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 15 नवंबर से when admission began to rise indicate a far less severe COVID-19। और जितने डॉक्टर्स अभी तक जिनके साथ मैंने अपने शो में इंटरव्यू किया या उनकी आर्टिकल्स को पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि जी आउट पेशेंट में 1 या 2 दिन। यंगस्टर्स को ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। अब उसकी वजह पॉसिबली कि ओल्डर पॉपुलेशन इज अ लिटिल मोर केयरफुल, या ये भी हो सकता है कि वो वैक्सीनेटेड ज्यादा है। यंगस्टर्स को ये ज्यादा है, ये भी हो सकता है कि आजकल यहाँ पे ये क्रिसमस और इस के सीजन है तो वो ज्यादा पार्टीज कर रहे हैं। whatever is the reason, youngsters are more, even then the whole situation is not out of control। अब ये जो 2 दिन में रिकवर हो जाते हैं वो ये भी हो सकता है कि यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स नॉर्मली हैंडल इट बेटर। मोस्ट इन हॉस्पिटल कोविड प्लस डू नॉट नीड ऑक्सीजन। ये सबसे अहम बात कि इवन वो जो अस्पताल में पहुंच गए उनमें भी मेजॉरिटी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये बात की हुई थी कि साउथ अफ्रीका में इससे पहले, ओमिक्रॉन से पहले, हॉस्पिटल में जितने लोग आते थे कोविड पॉजिटिव, they would require oxygen in one way or the other। 100% को ऑक्सीजन चाहिए होती थी, यहां पर सिर्फ 10% को ऑक्सीजन चाहिए। That is a beautiful outcome। Most of the cases in hospital that are COVID-19 positive do not require any form of oxygen therapy and are considered incidental findings। Incidental, इनकी जो डेफिनेशन है incidental की वो ये है कि पेशेंट आया और इस अस्पताल की चेन का, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन है, इनका रूल ये है कि जो भी आएगा हमने कोविड जरूर टेस्ट करना है चाहे वो जिस लिए मर्जी आए। और मेजॉरिटी ऑफ कोविड पॉजिटिव जो उन्हें मिल रहे हैं वो इंसिडेंटल है, यानी पेशेंट को पता ही नहीं। दिस इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू बिफोर, जिसमें जो पेशेंट अस्पताल में आता था और कोविड पॉजिटिव होता था उस बेचारे का हाल बुरा होता था। It is a considered view at this early stage that should this trend continue, COVID-19 may be effectively managed at a primary care level। कहते हैं अगर ये ऐसे ही रहे तो प्राइमरी केयर आउट पेशेंट में ही हैंडल हो जाएगा। और अगर मैं यूएस के ऊपर इसको मैप करूं तो यूएस में तो हम आउट पेशेंट में तो बुलाते ही नहीं। अगर पेशेंट बेचारा कह दे कि मुझे कोविड है तो हम कहते हैं घर बैठे रहो।
वो तो जब तक उसको ब्लू ना हो जाए वो हॉस्पिटल नहीं आता। दैट मीन्स कि यूएस के अंदर इसका रिजल्ट ये होगा कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, घर बैठे रहो, तुम ठीक हो जाओगे घर बैठे हुए। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में कुछ अर्ली ट्रीटमेंट हैं और कुछ हैं और कुछ जगहों पे नहीं है। तो जो साउथ अफ्रीका है उसमें वो ये करते हैं कि विद इन 2-3 days दे स्टार्ट स्टेरॉइड्स, तो दैट दे कैन डू इन द आउट पेशेंट। अब ये देखिए जो स्टैटिस्टिक्स हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग है। सिम्टम्स पिछली 3 वेव्स में सिवियर, इसके माइल्ड। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पिछली 3 वेव्स में 100% को ऑक्सीजन चाहिए होती थी, इसमें 90% को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। Could be treated outpatient, yes. हॉस्पिटल एडमिशंस कैसे हैं इसके? कम्युनिटी रेट और एडमिशन टाइट थे, जो मैंने भी बात पहले की, वो डिकपल हो गए। एज ऑफ एडमिशन, ये आई थिंक पूरी डिस्कशन में सबसे अहम पॉइंट ये है, क्योंकि क्वेश्चन ये रह गया कि ओमिक्रॉन अगर माइल्ड हो गया तो फिर वो कौन है जिन्हें नुकसान करेगा या कर रहा है। तो उसमें अगर आप ये देखिए, पिछली वेव्स जो डेल्टा की और बीटा की वेव्स थी, उसमें 40% पेशेंट होते थे सिर्फ जो 40-50 साल से कम थे, 40%। इसके अंदर 71% है जो 50 से कम है। एक तो ये हो गया कि यंगस्टर्स में ये ज्यादा है। अब वो यंगस्टर्स में ज्यादा इसलिए है कि यंगस्टर्स इस मुल्क में वैक्सीनेटेड नहीं है और इस वक्त हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, या कोई और वजह, इसका आंसर अभी तक नहीं पता। तो आई थिंक एज इट गोज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्री विल नो हर मुल्क के डायनामिक्स हो रहे हैं। याद रहे कि जो साउथ अफ्रीका है उनकी टोटल वैक्सीनेशन सिर्फ 25% है। तो ये बात कहना जो कि बड़े अमेरिका में बड़े कॉमनली लोग कहते हैं जी कि वैक्सीन की वजह से वेरिएंट बनते हैं, तो वो तो बेचारों की टोटल वैक्सीनेशन ही 25% है, तो उनसे कहाँ से वेरिएंट बनने हैं। अगर वेरिएंट वैक्सीन से बनने होते तो इसराइल में बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन है, इधर यूएस में वैक्सीनेशन है, यूके में वैक्सीनेशन है, यहां से वेरिएंट आते, यहां से वेरिएंट ना आते साउथ अफ्रीका से। दूसरी चीज है कि साउथ अफ्रीका में HIV बहुत ज्यादा है, दैट कुड बी अ रीजन फॉर द वेरिएंट। सो बैक हियर, डेल्टा और बीटा वेव में एवरेज एज पेशेंट की जो हॉस्पिटल में आता था वो थी 54 ईयर कोविड के साथ। इस वक्त जो पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में वो 38.5 है, और वो भी 2 दिन में फिर चला जाता। अब ये देखिए, पहली 3 वेव्स में, ये जो रिचर्ड है, डॉक्टर रिचर्ड वो कहते हैं, पहली 3 वेव्स में 1,26,000 पेशेंट आया था। इसमें उनका एग्जैक्ट नंबर उन्होंने भी बताया नहीं, मेरे ख्याल में कोई 22-23 हजार है। पहली 3 वेव्स में पेशेंट जो थे वो कोविड पॉजिटिव होके ब्लू होके तो पहुंचते थे। इस वेव में 90% तो अस्पताल में इंसिडेंटली मिल रहे हैं कि कुछ और करने आया तो कहा जी ये टेस्ट भी करें तो पता चला पॉजिटिव है। एडमिशंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पिछली 3 वेव्स में 1,26,000 में से 55,000 एडमिटेड थे अस्पताल। अस्पताल आए कोविड के साथ तो उनमें से 55,000 को उन्होंने रख लिया कि तुम ये फिर ठहरो। इस वेव में सिर्फ 337 हैं अभी तक अस्पतालों में। मैं उनके वो जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात करता रहता हूँ, कॉल करता हूँ या उन्हें अपने शो में बुलाता हूँ, वो कहते हैं आईसीयूज खाली पड़े हुए, बाहर केसेस का कोहराम मचा हुआ, केस बहुत ज्यादा है, केस उतने ही है जैसे पिछली वेव में थे, आईसीयू खाली पड़े हुए। आईसीयू का पहले एडमिशन था 26% ऑफ द एडमिटेड, सो ये जो 55,000 है इनके 26% वुड एंड अप इन द आईसीयू। इस वक्त आईसीयू में बहुत कम लोग जा रहे हैं। अगर यहाँ नीचे देखिए ऑक्सीजन, इससे आपको आईसीयू का अंदाजा हो जाएगा। टोटल 33 आउट ऑफ 337 को ऑक्सीजन की जरूरत है, 10%, जबकि प्रीवियसली 100% को ऑक्सीजन चाहिए थी। तो अगर सिर्फ 10% को ऑक्सीजन चाहिए तो उनमें से भी सारे वेंटिलेशन या जो हाई केयर है उसमें नहीं जाते। अब वेंटिलेशन को देखिए, इन 337 में से 8 वेंटिलेटर पे हैं, 2%। इन 8 में से भी 2 पेशेंट ट्रॉमा के पेशेंट थे जो इस वजह से वेंटिलेटर पे थे कि दे हैड अ ट्रॉमा एंड व्हेन दे डिड देयर कोविड टेस्ट तो दे वर पॉजिटिव। तो असल में सिर्फ 6 पेशेंट्स हैं 337 में से।
अगर हम 337 में से 6 पेशेंट्स को देखें तो दैट इज अबाउट 2%। अगर आप इसके पहले डेल्टा की वेव्स में देखें तो 100 पेशेंट जो अस्पताल में आता था ऑन एवरेज, उसमें से 20 पेशेंट जो है वो आईसीयू में चले जाते थे, और उन 20 में से कम से कम 3 या 4 जो है वो फोत हो जाते थे। सो दैट वाज 3 to 4% डेथ रेट ऑफ द पेशेंट्स हु आर इन द हॉस्पिटल। और यहाँ पर इस वक्त ये हालत है जो आपके सामने है। During the first wave, when the overall community positivity rate breached 26%, तो वो अब ये वही बात करने लगे हैं कि बहुत सारे पेशेंट पहले आए थे तो इस वक्त पेशेंट नहीं आए। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, 800 एडमिशंस हुए हैं सिंस नवंबर 15। नवंबर 15 इज सपोज टू बी कि जब ओमिक्रॉन शुरू हुआ, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि कब हुआ, लेकिन जब केसेस राइज होने शुरू हुए हैं तो पॉसिबली तभी हुआ। नवंबर 15 से आज तक साउथ अफ्रीका के नेट केयर के अंदर 800 पेशेंट जो है वो एडमिशन में आए। 75% उनमें से अनवैक्सीनेटेड है, 600। अब ये बड़ी अहम बात है। देखिए, हम चाहें या ना चाहें, देयर इज अ पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो हम ये जोर तो नहीं लगा सकते कि आप जाके वैक्सीनेट हो, तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि उनके साथ होगा क्या। तो 75% है वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड। दैट मीन्स इन 800 में से 600 अनवैक्सीनेटेड है। इन 800 टोटल में से 337 अस्पताल में एडमिट हुए जो आईसीयू के अंदर गए हैं, और उनमें से सिर्फ 6 को वेंटिलेशन की जरूरत पेश आई है, और उनमें से सिर्फ 33 को ऑक्सीजन की जरूरत पेश आई है। ये है मिलाकर। तो 33 सिर्फ 600 में से या 800 में से, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन जो अहम है वो यहाँ पर वही है कि जो बाकी 200 हैं जो वैक्सीनेटेड है वो क्यों आए? तो क्या वैक्सीन की एफिकेसीज खत्म हो गई? तो आपको ये मैं स्टडी एक दिखाता हूँ, बड़ी अहम स्टडी है और इसको जहन में रखना बड़ा अहम है। ये स्टडी है जी, SARS-CoV-2 Omicron has extensive but incomplete escape of Pfizer-BioNTech। ये स्टडी है। स्टडी ये कह रही है कि जी SARS-CoV-2 एक्सटेंसिवली इम्यून एस्केप कर गया, फाइजर बायोटेक वैक्सीन का कोई काम नहीं रहा, एफिकेशियस नहीं रही। इसमें थोड़ा सी मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल इसमें चीज क्या है। पॉलिटिकल चीज ये है कि ये जो टूलियो डी ओलिवेरा है, ये इसका लीड है। टूलियो इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज अ स्टैटिस्टिशियन। इनका एक डिपार्टमेंट है साउथ अफ्रीका में जो कि स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, जो ज्यादा फंडिंग जिसको नहीं मिलती। ये आजकल अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिल जाए। इनके जो एक फंडर हैं वो हैं बिल गेट्स एंड मलिंडा गेट्स। एक ये, दूसरा ये जो डॉक्टर सलीम है, डॉक्टर सलीम अब्दुल करीम, ये भी टूलियो के वो है पार्टनर हैं इन रिसर्चेस में। तो अगर आप इनका भी देखिए तो ये भी फंड्स के लिए। मैं आपको ये दिखाने के बाद आई वांट टू शो यू कि डेटा कैसे, और आई थिंक यू वुड अग्री कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है। तीसरा ये एलेक्स सीगल। एलेक्स सीगल इज अ नॉन अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। जितने मीडिया ने ये न्यूज उठाई इस स्टडी की और फैलाई दुनिया में, उन सब ने नाम लिया एलेक्स का। उसकी वजह यह कि एलेक्स साउथ अफ्रीकन नहीं है, एलेक्स इज फ्रॉम, आई बिलीव, फ्रॉम ब्रिटेन। तो उन्होंने कहा जी एक ब्रिटिश के रिसर्चर ने ये बात ढूंढ ली, ये शायद जर्मन जर्मन के। अब लेट्स लुक एट द स्टडी फॉर अ सेकंड, ताकि आप देखें कि स्टडी की क्वालिटी क्या है। देखिए स्टडी में ये कहता है, एक्चुअली लेट मी गो टू हियर। टोटल इसमें बंदे जो स्टडी में पार्टिसिपेंट्स हैं, सैंपल्स फ्रॉम 12 पार्टिसिपेंट्स, 12 टोटल पार्टिसिपेंट के सैंपल हैं। ये कोई स्टडी वैसे कोई रखे हमारे सामने 12 बंदों की, तो हम कहते हैं भाईजान जाके दोबारा जरा रिप्रोड्यूस करके लाएं। 12 बंदों के सैंपल पड़े हुए हैं जो पहले किसी और रिसर्च के लिए आए थे, आज से 6 महीने पहले। सो डेल्टा वेव के दौरान कोई पेशेंट्स आए जिनकी किसी और रिसर्च के लिए उन्होंने ब्लड सैंपल लिए हुए थे।
इन हजरात ने जाकर वो 12 सैंपल्स को उठाया। उन 12 सैंपल्स में से 6 वैक्सीनेटेड थे और 6 अनवैक्सीनेटेड थे। जो 6 वैक्सीनेटेड थे उनमें से सिर्फ एक को इन्फेक्शन थी। जो बाकी 6 अनवैक्सीनेटेड थे उनमें ज्यादा इम्यून एस्केप था, या उनमें जो ओमिक्रॉन है उसने ज्यादा हर्ट किया उनके सैंपल्स को। तो बजाय इसके कि वो ये कहते कि वैक्सीनेटेड 6 थे, उनमें से सिर्फ एक को इम्यून एस्केप हुआ, तो दैट इज एन 80% प्रोटेक्शन। इन्होंने किया ये कि इन्होंने कहा जी कि 12 में से एक, और वो कह के ये कह दिया कि ये वैक्सीन एस्केप हो गई। दिस इज अ प्री प्रिंट, मतलब ये एक और बात इंपॉर्टेंट जो है वो अभी ये पीयर रिव्यूड नहीं है, ये अभी प्री प्रिंट है, ये अभी स्टडी पब्लिश भी नहीं हुई। ये उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा हुआ लोगों को, जैसे आपको भेज दें, मुझे भेज दें, व्हाट्सएप से भेज दें कि जनाब ये देखें हमने ये लिखा है। ये अभी किसी जगह पर प्रिंट भी नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया ने इसे उठाकर, इवन यहाँ WHO ने इस सैटरडे को, ये वाला सैटरडे नहीं, मेरे ख्याल पिछले जुम्मे को, इस जुम्मे को 1 घंटा लंबी डिस्कशन इस स्टडी के ऊपर की कि जनाब वाला हमने ये देखा है कि वैक्सीन की एफिकेसी खत्म हो गई, अब भाग कर जाएं और बूस्टर लगवा के आएं। तो बूस्टर बेशक लगवाएं, बूस्टर लगवाने की रीजंस और होनी चाहिए। हमें फ्रॉड करके तो बूस्टर लगवाने का नहीं कहना चाहिए ना। बूस्टर लगवाने की रीजन होनी चाहिए कि अगर आपने पहले वैक्सीन लगाई है और उसको 6-7 महीने हो गए हैं, उसकी एफिकेसी कम हो गई है और आप एट रिस्क हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशनल हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं जिससे आप एक्सपोज्ड हैं, और अगर आप महसूस करते हैं कि आप यू नीड प्रोटेक्शन, मे बी योर एज इज सच और मे बी योर कोमॉर्बिडिटीज आर देयर, तो बूस्टर मेक सेंस। लेकिन डरा के, इसी वजह से ये जो एंटी वैक्सीन ग्रुप्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इस तरह की चीजें देख कि जनाब 12 बंदों की स्टडी दी और 12 बंदों में से 6 को एक्चुअली वैक्सीनेट किया, वैक्सीनेटेड थे, उनमें से सिर्फ एक को मसला हुआ, लेकिन कह दिया सारों को हुआ, 12 में से एक को हुआ। तो इस तरह की जो हरकतें थी, दैट वाज इंटरेस्टिंग। सो ये देखिए, द रिमेनिंग 6 पार्टिसिपेंट हैड अ रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। अब दिस इज अनदर थिंग, जो बाकी 6 थे उनको प्रीवियस इन्फेक्शन थी। इन्होंने इसमें यह भी कह दिया कि प्रीवियस इन्फेक्शन वाले भी एस्केप हो गए, इवन वो भी एस्केप नहीं हुए। तो क्या बिल्कुल एस्केप नहीं हो रहा? तो लेट मी एक्सप्लेन दैट वन पार्ट। देखिए ये वायरस जो है, जस्ट वन क्विक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन ड्राइंग स्क्रीन ढूंढ लूं। अच्छा, ये जो वायरस है वो जाहिर है कि अपनी 34 म्यूटेशंस के साथ एस्केप तो करेगा। उसका मतलब क्या है कि वायरस की, लेट से, स्पाइक प्रोटीन के ऊपर 30, देयर आर अबाउट 30 और 29 म्यूटेशंस ऑन द स्पाइक प्रोटीन। अब इन म्यूटेशंस का इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायरस शुड स्टे केपेबल ऑफ बीइंग एबल टू अटैच विद ACE2। इफ म्यूटेशंस आर सो मच, लेट्स से कि स्पाइक प्रोटीन की इसने ये हालत बना दी, तो ये स्पाइक प्रोटीन ACE2 के साथ तो लगेगी नहीं, तो इस काबिल रहना चाहिए कि ACE2 के साथ कनेक्ट हो सके। दैट मीन्स बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। एट द सेम टाइम इस काबिल होना चाहिए कि कुछ एंटीबॉडीज इसके साथ अटैच ना हो सकें, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएं कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड है वो ना चल सके। वायरस ने इन दोनों चीजों को बैलेंस में रखना है कि अपने हाथ को इतना ना बदल दे कि ACE2 को पकड़ ही ना सके, और हाथ को इतना भी वैसा ना रहने दे कि एंटीबॉडीज इसे पकड़। जो चुनाचे जो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ी है उसमें डेफिनेटली इसने एंटीबॉडीज को कुछ एस्केप जरूर किया, लेकिन इतना एस्केप नहीं किया कि बिल्कुल ही निकल जाए। अगर बिल्कुल निकल जाए, अगर वैक्सीन से ये वायरस बिल्कुल निकल जाए, तो उसका मतलब ये है कि इसने अपनी स्पाइक प्रोटीन को इतना बदला है
कि वैक्सीन अब इस स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज, वैक्सीन जनरेटेड एंटीबॉडीज स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती ही नहीं. इफ दैट इज द केस, तो ACE2 would not recognize it either. Then the virus will have to find a new receptor to connect. And if that happens, then this will be called a SARS-CoV-3. And we will have a new pandemic already started. And everybody infected previously and immune, or vaccinated and immune, will be a patient again. Fortunately, वो नहीं हुआ. एक चीज. दूसरी चीज, इम्यून एस्केप में ही ये एक और इम्पोर्टेंट बात है. इसकी जो चेंजेस हैं ओमिक्रॉन की, उनमें से एक स्पेशल चेंज है विच इज एन इंसर्शन. तो आप, हम सब मेडिकल के लोग हैं, हमें पता है कि जब कोई बेस पेयर्स चेंज होते हैं तो इट इज पॉसिबल कि म्यूटेशन हो जाए तो अमीनो एसिड वही रहे लेकिन उसकी जो बेसिस हैं उसका स्ट्रक्चर बदल जाए. ये भी पॉसिबल है कि अमीनो एसिड इटसेल्फ चेंज हो जाए. तो फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे अमीनो एसिड X जो है वो Y बन जाए. और ये भी मुमकिन है कि कुछ डिलीट हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि कुछ इंसर्ट हो जाए. दीज आर ऑल पॉसिबल चेंजेस. इस ओमिक्रॉन में एक इंटरेस्टिंग चेंज है. वो चेंज ये है कि जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन की जो बेसिस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर मैं इसका सारा जेनेटिक मटेरियल बनाऊं, ये फर्ज कीजिए ओमिक्रॉन का पूरा 30,000 बेसिस का जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर यहां पर कहीं स्पाइक प्रोटीन का मटेरियल पड़ा हुआ है. स्पाइक प्रोटीन के शुरू में उसका एन टर्मिनल डोमेन है, NTD. हमने सबने ये पढ़ा था अमीनो एसिड्स की एक साइड नाइट्रोजन है और दूसरी साइड कार्बोक्सी है, तो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. तो इसका एक साइड जो है वो बिगिनिंग साइड जो वो एन टर्मिनल है. एन टर्मिनल के अंदर जो शुरू का हिस्सा है वो सुपर एंटीजन का हिस्सा है. दैट मीन्स कि अगर कोई एंटीबॉडी वहां अटैक करे तो वो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती. उससे जरा सा आगे, ये उससे जरा सा आगे, एन टर्मिनल डोमेन से जरा सा आगे एक इंसर्शन आई है इसमें. वो इंसर्शन है 214 सीक्वेंस पर, और इंसर्शन है EP. किसी और वायरस की इंसर्शन है ये सर? जी सर, ये आई है ह्यूमन कोरोना वायरस. इंसर्शन है EPE है, आई थिंक ये है ग्लू प्रोलीन एंड ग्लू. सो ग्लू प्रो ग्लू, ये इंसर्शन आई. ये इंसर्शन ह्यूमन कोरोना वायरस जो है HCOV 229, ह्यूमन कोरोना वायरस HCOV 229 के अंदर ये सीक्वेंस है एक. दूसरा, ह्यूमन हमारे RNA में भी ये सीक्वेंस मौजूद है EPE का. तो या तो ओमिक्रॉन ने ये सीक्वेंस ह्यूमन कोरोना वायरस से चोरी किया या हमसे किया है. अब हमारे RNA में से ये चोरी करना इसके लिए जरा मुश्किल है. इट इज पॉसिबल, थ्योरी ये है कि इट इज पॉसिबल कि जो इसका RDRP है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ओमिक्रॉन का, जब वो फंक्शन कर रहा है, और ये अक्सर वायरसेस ये करते हैं, तो फर्ज कीजिए हम इसको देखते हैं यहाँ पर RDRP को. ये इसका वायरस सेल के अंदर एंटर हुआ, अब वो रेप्लिकेट करने लगा है. रेप्लिकेट करने के लिए उसने अपना RDRP एंजाइम बनाया जिसने फर्दर इसके जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करना है. इस एंजाइम का जो बिहेवियर है वो ये है कि जब ये काम कर रहा है तो इट इज पॉसिबल कि वो एक RNA की स्ट्रिंग को पकड़े और उसकी पूरी कॉपी बना दे, खत्म, अल्लाह हाफिज, डन. एक ही है इसका पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ा सा उसको रेप्लिकेट करे, उसके बाद छोड़ के चला जाए कि जनाब और नहीं करना, अब डन. ये भी करता है. तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि काम कर रहा है, उसको डिसएंगेज करे, फिर दोबारा एंगेज कर ले, यानी इट डिसएंगेजेस ऑन द RNA एंड देन रीएंगेजेस. जब रीएंगेज करता है तो बाज़ वक़्त उसी जगह एंगेज करता है और बाज़ वक़्त जरा सा हट के एंगेज करता है. इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इट कैन एक्सीडेंटली री-एंगेज टू ए डिफरेंट होमोलोगस RNA और इवन ए हेट्रोलोगस RNA. होमोलोगस RNA होगा जो ह्यूमनाइज्ड कोरोना वायरस है, कि उसका RNA लगता इसी जैसा है जैसे SARS-CoV-2 है, पर जरा डिफरेंट है. हेट्रोलोगस होगा अगर हमारा RNA उठा ले,
तो ये तो मुश्किल काम है। दिस इज पॉसिबल। तो थ्योरी ये है कि इसने किया ये कि अपने आरएनए की कॉपी बना रहा था, उसको उसने छोड़ा, और जब दोबारा से आरएनए को पिक किया तो उसने गलती से ह्यूमन कोरोना वायरस का आरएनए उठा लिया, उसको उसने उठा के इंसर्ट कर दिया इस आरएनए में, फिर दोबारा डिसएंगेज किया और नॉर्मल री एंगेज किया और दोबारा अपना काम करने लग गया। तो एक इंसर्शन ये ले आया ईपीई की। अब क्वेश्चन ये है कि वो इंसर्शन क्यों लाया, वो कहां से आरएनए आ गया इसके पास। तो जो ह्यूमन कोरोना वायरसेस हैं, जो हमारे 86% ऑफ अस, हमारे गलों में ह्यूमन कोरोना वायरस मौजूद है, और हर साल तकरीबन 20% जो कॉमन कोल्ड होती है वो ह्यूमन कोरोना वायरस से होती है। इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ह्यूमनाइज कोरोना वायरस की, वो ACE2 के साथ बाइंड नहीं करती, वो बाइंड करती है ANPEP रिसेप्टर के साथ। ये रिसेप्टर ANPEP और ACE2 रिसेप्टर GIT में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक एक सेल पे ये दोनों रिसेप्टर मौजूद है। दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है कि कोई एक सेल दोनों वायरसेस से को इन्फेक्ट हो जाए। अगर ये होगा तो फिर अंदर मिक्सचर ऑफ आरएनए इज पॉसिबल। अब इससे अगला क्वेश्चन ये कि चलें ठीक है, ये इंसर्शन आ गई, इसका फायदा क्या हुआ है या नुकसान क्या हुआ है। तो इसका फायदा ये हुआ है कि मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है या नहीं ड्रॉ किया हुआ, मैं जल्दी से ड्रॉ करके बताता हूँ। इसका फायदा ये हुआ है कि जो हमारे टी सेल्स हैं, हमारे टी सेल इसको 80% एफिकेशियस रह गए, यानी 20% एस्केप कर गया। टी सेल का जो रिसेप्टर है वो इसको 20% एस्केप में आ गया, यानी 20% टाइम रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो बी सेल्स हैं, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, उनकी एंटीबॉडीज इवन अप टू 50% एस्केप कर रही है, यानी वो इसको बाइंड नहीं कर सकती। फायदा इसका ये हुआ है कि हमारा इम्यून सिस्टम ओवरवेलमिंगली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यानी इट इज थॉट कि ये एक चेंज की वजह से जो हमारा इम्यून का रिस्पॉन्स है वो कम हो गया, जिसकी वजह से सिम्टम्स सीवियर नहीं होते, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड जैसा बिहेवियर हो। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है विल सी, लेकिन दिस इज वन रिसर्च जो आई थी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आई थॉट कि हम ये डिस्कस कर लें। सो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक तो वैक्सीन की एफिकेसी की जो बात कर रहे हैं, ये ट्रू है कि वैक्सीन की एफिकेसी नीचे जाती है। अब उसके लिए कैसे सोचना, कैसे हमने वो ऐसे सोचना है कि फर्ज कीजिए किसी को डोज 1 यहाँ पे लगी और डोज 2 यहाँ पर, उसके बाद लेट्स से 2 वीक्स लेटर दे हैव द बेस्ट अवेलेबल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, राइट। ये रहेगा ऐसे ही फॉर 4 to 6 months विद मोस्ट वैक्सीन्स, मॉडर्ना, फाइजर का ज्यादा डेट है। उसके बाद इट वुड स्टार्ट वेनिंग, इट वुड स्टार्ट गोइंग अवे एंटीबॉडीज। क्यों? ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है कि जो एक्टिव सेल्स हैं इम्यून के, अगर एंटीजन इज नॉट देयर एनी मोर, तो दे आर कॉज टू दे आर आस्क्ड टू गो डू एपोप्टोसिस एंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ताकि हमारा ब्लड मिल्क शेक ना बन जाए। तो यहाँ पे मेमोरी सेल बन गए और जो एंटीबॉडीज है वो वेन करनी। अब फर्ज कीजिए कि इस स्टेज में कोई बंदा है, बंदी है, देयर इज अ पर्सन, एंड लेट्स से कि दे हैव ए पॉसिबिलिटी ऑफ सिवियर कोमॉर्बिडिटीज, या उनकी ऐसी कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसमें वो ये अफोर्ड नहीं करते कि अगर यहाँ इन्फेक्शन हो जाए और इम्यून सिस्टम 2 दिन ले to ramp up and start producing antibodies, so they cannot wait for 2 days। 2 दिन में वायरस उनको बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा और उनकी जिस्म की स्टेट ऐसी है कि उसको अफोर्ड नहीं करते। तो ऐसी सूरत में बूस्टर लेना इज इंटरेस्टिंग। एक दूसरा ये कि कोई वैसे ही 4 to 6 months they are into it, antibodies have waned and they are a higher exposure environment and they do not want to take a risk with the virus। कहते हैं जी ठीक है ओमिक्रॉन होगा माइल्ड, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, या मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही। तो ऐसी सूरत में बूस्टर जो है दैट वुड हेल्प ब्रिंग द इम्यून सिस्टम बैक अप टू स्पीड। और
इंपॉर्टेंट बात प्लीज नोटिस ये कीजिएगा, इस वायरस की ये जो 30 से 50 म्यूटेशंस हैं, 30 ऑन द स्पाइक प्रोटीन एंड 20 ऑन द रिमेनिंग ओपन रीडिंग फ्रेम्स, ये जो म्यूटेशंस हैं ये इतनी नहीं है कि हमारी जब इम्यून सिस्टम रैम्प्ड अप है तो काम ना कर सकते। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 से 50% डिफरेंट है। MERS-CoV, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो 70 या 71% डिफरेंट है। तो ये जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं SARS-CoV-2 के अंदर 50 चेंजेस, वो 0.1% चेंज है। इट्स नॉट इवन अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो ये मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल ही इम्यून सिस्टम के हाथ से निकल जाए। दैट मीन्स अगर किसी ने बूस्टर लिया है तो बूस्टर की वजह से जब इम्यून सिस्टम दोबारा से रैंप अप हुआ है तो दे वुड इजीली हैंडल द वायरस। अब ये वायरस तो वैसे ही 1 या 2 दिन में हैंडल हो रहा है बाय नॉर्मल प्रोसेसेस। तो आई होप दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन। आई वांट टू गो बैक हियर टू द डिस्कशन, इसको मैं पूरा करूं। So he said Netcare has seen 7 deaths over this. Sorry. In this period, in this group of patients, of which 4 may be ascribed to COVID-19. The ages, ये अब अहम है कि अगर डेथ्स हो रही हैं ओमिक्रॉन से तो फिर किन लोगों में हो रही? तो जो 4 लोग ओमिक्रॉन की वजह से दे डाइड, उनकी एज रेंज है 58 to 91 and they all had significant comorbidities. अभी उन्होंने ये पब्लिश नहीं किया कि क्या थी। Was it uncontrolled diabetes? Was it cancers, immunosuppression, HIV and so on? मेरी ओपिनियन है कि चूंकि साउथ अफ्रीका में HIV ज्यादा है तो ज्यादा पेशेंट्स ये होंगे HIV और इम्यूनोसप्रेशन। लेकिन एज रेंज देख लीजिए 58 to 91 और इवन इस रेंज के साथ भी और इन कोमॉर्बिडिटीज के साथ भी 337 में से 4 डेथ कंपेयर टू जो पहले हैं कि 100 में 4 या 5। सो ये मैंने एक कार्टून बनाया हुआ था। सो दिस इज द डिस्कशन फॉर टुडे। व्हाई नॉट वी ओपन अप फॉर एनी क्वेश्चंस जो आपके ज़हन में? Before this, you start the question and answer. Dr. Bilkis, can you give few comments before we start question answer? Professor Bilkis is here, and Professor Saira is also here. Professor Bilkis. Thank you so much, sir. And I'm very grateful to Dr. Mubin. I call him Dr. Bean more. I had as yet to hear a more descriptive account of COVID and Omicron. I haven't, it was a little too complicated for me, sir, being a clinician, talking about the genetic sequences. But in the meanwhile, talking more about the clinical sense, I have one question which I would like to ask. Something which has been troubling me for the last few days. One of the updates by WHO dated 28th November 2021 says, effectiveness of prior SARS-CoV-2 infection, right? So one is what you talked about, that a patient who has had COVID in the past, how much he's immune from getting Omicron, right? So that was what you talked about, escaping or evading immunity. This statement is a little disturbing. It says that preliminary evidence suggests there may be an increased risk of reinfection with Omicron. That is, people who have previously had COVID-19 could become reinfected more easily with Omicron. So I would like you to throw light upon this, and if you have any update as to over the last 2 weeks, what new information they have gathered. So this is something clinical which I'd like to know. And secondly, sir, the message remains the same. Wear masks, maintain social distance, hygiene, and vaccine. And now, over the last 2 years, one more
message which we have developed is get your boosters. At least in Pakistan, they have been recommended and they have been made Address in totally your free of charge How can I find out the address? Can you to trace it? all Monica Zeta? individuals. नहीं उठा रहे ना News हाँ, चल रहा होगा। If Miss Nilesh Agarwal could वीडियो से गुजारिश है कि अपने kindly से mute. माइक फोन क्या बोली बात ऑफ कर दें। लेट हो रहा है So what I was saying was that in Pakistan, they have recommended the booster dose and made it made it available totally free of charge to individuals who have had their second dose of Sinopharm 6 months after the second dose. And they include people more than 50 years of age, immunocompromised, and all healthcare workers. So the message to all the healthcare workers, especially those who are attending, and I can see many have attended from King Edward Medical University, specifically East Medical Ward. The message is to get the boosters, as Dr. Mubin has said. Thank you so much, sir. And if you could throw light on that point. Thank you very much, and a very good point actually. Yeah, isme to look at these things, we have to keep two things in our mind. एक तो ये है कि there is a push towards vaccines. चुनाचे WHO या CDC या FDA would find studies that would promote their point of view. और बहुत का doctors ऐसे studies provide भी कर देते. However, having said that, जो ये एक point है कि vaccinated are getting more infected. उसका जो basic idea है वो I'll explain it. वो actually interestingly इस पे इस वक्त drawn भी है. वो idea ये है कि कोई vaccinated हो या previously infected हो. जो शोर मचा था वो ये था कि previously infected लोगों को ज़्यादा ये ओमिक्रॉन जो नुकसान कर रहा है, और वो भी that data also came from this study. क्योंकि इस स्टडी में अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है the remaining 6 participants had a record of previous infection in the SARS-CoV-2 infection wave in South Africa, where infection was the ancestral D61GB, 1GG, that 14G, that was the beta. ये 12 लोगों की बेस के ऊपर दुनिया ने पता नहीं क्यों अपने आप को इस हालत में ले आए. अब क्वेश्चन ये है, अगर हम इसको मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्लिनिकली देखें मैकेनिज्म को जरा सा उसके साथ अटैच करके, तो क्या प्रीवियसली इन्फेक्टेड या वैक्सीनेटेड को ये इन्फेक्शन हो सकती है? पहला क्वेश्चन ये है. और नंबर 2, क्या वो डेल्टा की निस्बत ज्यादा नंबर में हो सकती है? तो दोनों का आंसर है यस. उसकी रीजन क्या है? मैं ये जब भी अपनी टॉक्स में ये बात करता हूँ, इट रियली डिपेंड्स कि आपकी इस वक्त इम्यून सिस्टम की हालत क्या है. इट इज़ ये जनरलाइजेबल स्टेटमेंट नहीं है कि किसी को पहले इन्फेक्शन थी तो अब ये ओमिक्रॉन हो जाएगा, या वैक्सीन थी तो ओमिक्रॉन हो जाएगा, या कुछ भी नहीं है तो ओमिक्रॉन हो जाएगा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट की स्टेट क्या है. क्या वो इस स्टेज पर है, इस स्टेज पर है, इस स्टेज पर है, या इस स्टेज पर है? उसके मुताबिक रिजल्ट है. दैट मीन्स इट इज़ केस टू केस. फॉर एग्जाम्पल, कोई अभी वैक्सीनेट हुए, उसके बाद वो 2 या 3 वीक आफ्टर द वैक्सीनेशन यानी फुली प्रोटेक्शन की स्टेट में, इम्यून सिस्टम पूरी तरह से चल रहा है और हेल्थी है, इम्यूनोसप्रेशन नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, यहाँ पर है, ऐसे बंदे को आप दोबारा एक्सपोज कर दें, चाहे ओमिक्रॉन से करें, डेल्टा से करें, उससे कुछ भी नहीं होगा. हो सकता है एक आध दिन के लिए थोड़ा सा सिम्टम्स आए. वजह क्या है कि IgA इज सिटिंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स और इम्यून सिस्टम इज एक्टिवली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एवरीथिंग इज रनिंग. चुनाचे दे वुड नॉट इवन नो. अगर इसी बंदे को यहाँ पर 6 महीने के बाद जब एंटीबॉडीज हैव वेन्ड, IgA बहुत कम हो गई है, ब्लड के अंदर और टिश्यूज के अंदर IgG बहुत कम हो गई है, इम्यून सिस्टम के सेल अक्सर एपोप्टोसिस कर गए हैं, बाकी जो मेमोरी बन के बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर आप इनको इन्फेक्ट करें, अगर एक्सपोजर हो, तो देखिए अगर ओमिक्रॉन है तो वो ज्यादा तेजी से करेगा आइडियली. देखिए मैंने ये बात भी की कि कहते हैं कि ओमिक्रॉन की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 11 दिन है. अगर ओमिक्रॉन का इंक्यूबेशन पीरियड 11 दिन हो तो यहाँ पर तो उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इन्फेक्शन देख रहे हैं.
सो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, आई डू नॉट बिलीव दैट नंबर। आई थिंक वो डेटा मेरे ख्याल है आना है उसको कि हमें किसी ने वो नंबर फैला दिया। अगर यहाँ पर है पेशेंट, चाहे वो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है या वो प्रीवियसली इन्फेक्टेड है, तो उनके जिस्म को इट वुड टेक अ कपल ऑफ डेज, इम्यून सिस्टम लेता है 10 घंटे से 10 आवर्स से 48 आवर्स टू रीस्टार्ट। इसके दौरान में सिम्टम्स आ सकते हैं। ओमिक्रॉन चूंकि ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेल टू सेल, तो वो ज्यादा तेजी से सिम्टम लाएगा। तो दैट मीन्स कि हमें प्रीवियसली इन्फेक्टेड में इन्फेक्शन मिलेगी और सिम्टम भी मिलेंगे। डेल्टा में हो सकता था सिम्टम ना मिलते हो, क्योंकि डेल्टा वो टेक अ लिटिल मोर टाइम। उसको अगर हम ट्रांसलेट यू कर दें, अब मतलब जो पॉलिटिकल साइड है वो ये है कि इस मैसेज को उठाकर ट्रांसलेट यूं किया जाए कि देखो जो पहले से इन्फेक्टेड हैं, आप लोगों को भी इन्फेक्शन हो रही है, जाके बूस्टर लगवा लो या वैक्सीन लगवा लो। तो जो आधी बात है वो सच्ची है कि जो पहले से इन्फेक्टेड था उसको इन्फेक्शन हो रही है और डेल्टा की निस्बत सिम्टम भी ज्यादा जल्दी आ रहे हैं। जो उसकी बाकी आधी बात है कि इसका मतलब यह कि वैक्सीन लगाओ, वो जरूरी नहीं। और एक जो बात छोड़ दी गई है वो ये है कि ये विद इन, अभी तक का जो डेट है वो ये कि विद इन 1 to 2 डे आउट पेशेंट में ही हैंडल हो जाएगा। तो मेरी नजर में जो वैक्सीन का मैसेज है, दैट शुड स्टे सेपरेट फ्रॉम अ वायरसेस बिहेवियर। वो एक अलग मैसेज है कि जी वैक्सीन लगवाना अच्छी चीज है, प्रोटेक्शन है, बूस्टर लगवा लें, ये रीजंस हैं, टोटली डिफरेंट। तो ये WHO भी ये करता है, CDC भी ये करता है। और अमेरिका में तो कम से कम स्टडीज, अब मुझे क्या 30,000 स्टडीज मैंने पढ़ी हैं पिछले 2 साल में। अब तो उसमें से आपको ये जो खास टॉपिक है कि प्रीवियसली इन्फेक्टेड को इन्फेक्शन दोबारा हो सकती है कि नहीं, उसके ऊपर अगर आप मुझे कहें तो कुछ 3-4 ऑथेंटिक स्टडीज हैं जो कहती हैं कि प्रोटेक्शन बड़ी अच्छी है, और 3-4 ऑथेंटिक स्टडीज हैं जो कहती हैं प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है। तो एक ग्रुप ने एक ग्रुप की स्टडीज पकड़ी हुई है, दूसरे ने दूसरे की पकड़ी हुई है, और वो लेके उसको फिरते हैं। जो रियलिटी है वो ये है कि मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेशेंट इस स्टेट में है, यहाँ पर है, तो उन्हें इन्फेक्शन होगी और उन्हें सिम्टम आएंगे और इट्स ओके। क्वेश्चन ये है कि उनकी अपनी बॉडी की स्टेट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है ल्यूकीमिया के, या कोई पेशेंट है कैंसर के, या कोई पेशेंट है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के, रीनल फेलियर्स के, तो आप उनके ऊपर ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते यहाँ पर। बूस्टर ठीक है, लगवा तो आप उन्हें इससे पहले ही कहते हैं कि जी आप ये 4-6 महीने हो गए, आप यहाँ पे बूस्टर लगवा लें, ताकि इम्यून सिस्टम दोबारा इस हालत में आ जाए। So I hope जी that answers that जी question. प्रोफेसर Sir, सायरा thank you so much. जी, प्रोफेसर बिल्कुल सायरा जी। अफजल Ji, sir, thank you very much for giving me this chance. And it is a wonderful lecture by Dr. Mubin. And I always enjoyed his talk because it is based on evidence. और जब भी ये बात करते हैं फिगर्स के साथ, रिसर्च के साथ, लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि साथ ये जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं और सोशल साइंसेज के इश्यूज हैं, उनको भी साइंस के साथ ज़रूर प्रूव करते हैं और डिसप्रूव करते हैं, मैथ्स को, डिसइंफॉर्मेशन को। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन को अगर हमने सपोर्ट करना है तो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सपोर्ट करना है। और हमने ये चांस नहीं देना उन लोगों को जो वैक्सीनेशन के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो कहें कि देखिए ये तो मिसट्रस्ट है, ये तो गलत बात है, और वो हमारी किसी भी बात को वैक्सीनेशन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तो वैक्सीनेशन की बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि तमाम फैक्ट्स और फिगर्स जो अभी तक हमें ये शो कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन या बूस्टर तो लगवाना चाहिए था एक खास लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशंस के अंदर, और इसको ओमिक्रॉन के साथ जोड़ देना अभी बहुत जल्द है और कोई हमें फैक्ट्स, फिगर्स, एविडेंस, रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं कर रही। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मैसेज है जो डॉक्टर मुबीन आपने दिया, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये बात रेज की। हमने पाकिस्तान में एक स्टडी की मुख्तलिफ सेंटर्स में, इट इज़ ए मल्टी सेंटर स्टडी। अभी उसके हमने ये देखा कि पाकिस्तान में मेल्स फीमेल्स में और एज जो थी दैट इज अप टू 70 years, और यंगेस्ट एज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 years। वैक्सीनेशन के बाद आफ्टर 6 months वेनिंग स्टार्ट हुई, और जो फीमेल्स थी उनकी एवरेज तकरीबन 8 महीने के बाद दे स्टार्ट डिक्रीजिंग काउंट्स और एंटीबॉडीज कम हुई।
तो ये Very interesting. आपके जो इंटरनेशनल जिस तरह डेटा शो कर रहे हैं, पाकिस्तान का डेटा भी यही शो कर रहे हैं कि बूस्टर उनको लगवाने की जरूरत है जिनमें हम हाई रिस्क कैटेगरी समझ रहे हैं, और फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस आया एंटीबॉडीज का। इसमें आप बेहतर तौर पे बताएंगे कि व्हाई फीमेल्स हैव अ लिटिल बेटर रिस्पांस टू द वैक्सीनेशन। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन का बाइस बनी, वो ये था कि जब WHO ने से वेरिएंट ऑफ कंसर्न शो किया, क्योंकि ओमिक्रॉन जब आया और भी बहुत प्रीलिमिनरी डेटा था और बहुत कम लोग रिपोर्ट हुए। मैं सुबह भी पढ़ रही थी कि इंडिया में देयर आर ओनली 5 पीपल दैट हैव बीन शोन ऑफ पॉजिटिव विद ओमिक्रॉन, और पाकिस्तान में सिर्फ एक सस्पिशियस केस है कराची में, जिसके ऊपर भी अभी सस्पिशन है। वी आर नॉट वेरी मच कंफर्म्ड कि ये वाकई ओमिक्रॉन का केस है, लेकिन इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब WHO ने कहा इन नवंबर, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम सारे लोग परेशान हो गए और पाकिस्तान में 6 कंट्रीज पे बैन लगा, ट्रैवलिंग वहां से बैन हुई, एंड दैट हैज ए ग्रेव इकोनॉमिकल इम्पैक्ट स्पेशली ऑन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। हमारे पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो जनरेट करने के लिए ट्रैवलिंग जरूरी है। फिर हमें एकदम खौफ सा आया कि इंस्टीट्यूशंस ना बंद हो जाएं, स्कूल ना बंद हो जाए, और स्कूलों के अंदर बाकायदा ये बात शुरू हो गई कि अगर ओमिक्रॉन आएगा तो ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो शायद हमें बंद करनी पड़े और दोबारा से किया जाएगा उसी तरह सेमी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जैसे पहले था। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इट इज वन ऑफ द टर्म दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और अभी तक एविडेंस और रिसर्च इस पे आप और बात भी कीजिएगा कि हमें क्या इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए रादर देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न। थैंक यू वेरी मच। Dr. Salma Thank you Kundi, very you have much. raised the hand. Dr. Salma Kundi, you have raised the hand. Can you, Professor Salma Kundi? जी, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर सायरा का आंसर देना चाहेंगे पहले। अच्छा, जी जी जी, तो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सायरा फॉर योर कमेंट्स। औरतों में जो इम्यून सिस्टम है, चूँकि ऑटोइम्यून डिजीजेस भी औरतों में ज़्यादा है, women have a better and a stronger immune system than men. अब वो रिसर्चेस बहुत हैं। कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि दिस इज बिकॉज ए वुमन इज टास्क्ड विद द मेकिंग ऑफ अ बेबी एंड टेकिंग केयर ऑफ देम, तो देयर इम्यून सिस्टम इज जनरली बेटर स्ट्रक्चर्ड। जो भी वजह है, ख़वातीन में इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बेटर एंड मोर एग्रेसिवली कंपेयर टू मेन, जिसकी वजह से इसकी जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है दैट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड एज वेल। फॉर्चुनेटली अब जैसे यहाँ पर यूएस में जो मर्द हैं उनका रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड इज ट्वाइस एज मच एज द विमेन। तो आई फील कि दैट इज़ बिकॉज विमेन, एक तो ख़वातीन में सफाई सुथराई का जो ख्याल है वो मर्दों से बेहतर होता है, दूसरा ये कि वो जो कि अपनी फैमिली का भी ख्याल करती हैं, अपना भी ख्याल करती हैं, तो फूड और इस तरह की न्यूट्रिशनल चीज़ों को भी वो प्रॉपरली ख्याल करती हैं, और तीसरा ये कि उनका इम्यून सिस्टम इज़ बेटर। तो ये एक जनरल नॉलेज है कि इम्यून सिस्टम बिकॉज इट इज़ बेटर, उसकी वजह से ख़वातीन को नुकसान भी होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ भी औरतों में ज़्यादा है। दूसरी जो बात आपने की, दिस इज़ सच अ इम्पोर्टेंट थिंग कि WHO ने भाग कर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दे दिया, उसके फौरन बाद ही ये लॉकडाउन शुरू हो गए और साउथ अफ्रीका को बहुत नुकसान हुआ। साउथ अफ्रीका तब से रिपोर्टें भेज रहा है कि जनाब ये एक्चुअली एक माइल्डर सिचुएशन है, वी विल बी ओके, यू विल बी ओके, लेकिन वो जो नुकसान है वो होता जा रहा है। तो मेरी नज़र में भी WHO ने इसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। आई थिंक कि WHO, CDC, FDA वो सारे इस वक्त एक मिशन लेके चल रहे हैं, और आई फील कि इसमें हमें नुकसान हुआ है जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं। मिशन उनका ये है कि किसी तरह से वैक्सीनेट कर दें लोगों को। अब उस मिशन में बजाय इसके कि लोगों से ये बात करें कि देखो वैक्सीन का फ़ायदा है या उसका ये नुकसान है, ये फ़ायदा है, इस उम्र को ये करना चाहिए, फ़लाँ को ये करना चाहिए, 6 महीने बाद ये करना चाहिए, बजाय इसके कि एक विजडम के साथ वो आगे आए, उन्होंने डराना शुरू किया हुआ है। तो ये जो इसको फौरी तौर पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, वो डराना शुरू कर दिया। अब देखें होता क्या है। मेरी नज़र में आपके जो अपनी डिसीजन मेकिंग है उसमें
डिपेंड करता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न का रिएक्शन क्या आपके लिए, क्या वो बहुत सारे लॉकडाउन्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ओमिक्रॉन उस स्टेज पर है कि लॉकडाउन्स और रिस्ट्रिक्शंस और एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सोसाइटी इज नीडेड। जो मास्क हैं, जैसे प्रोफेसर बिल्कीस साहब ने बोला, मास्क हैं, हाइजीन है, बूस्टर की अगर ज़रूरत है तो वो है, वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो लगवाना, दैट इज स्टिल देयर। उसके ऊपर कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये माइल्डर है। तो अब मेरा ख्याल है ये आपका डिसीजन है कि आप उसको कैसे देखते हैं, डेफिनेशन आपकी क्या है। WHO ने गलत किया कि VOC डॉक्टर बना दिया। मुबीन, उसकी वजह यह है कि जब वुहान का वायरस आया तो उसने WHO को बता दिया था, और WHO भी लेट जागी और कंट्रीज भी लेट जागी। उसका फायदा अब कुछ और हो ना हो, मेरे ख्याल में द ओवर कॉन्शियस होने का फायदा ये है कि अब वो मोर्टेलिटी को कम करना चाहते हैं। हमारे दरमियान WHO भी मौजूद है सर, WHO का नुमाइंदा मौजूद है, ज़ीशान आरिफ। कैन यू कमेंट ऑन दिस? डॉक्टर ज़ीशान आरिफ इज द डॉक्टर। जी डॉक्टर ज़ीशान आरिफ। Thank you so much, sir. Thank you so much giving the opportunity to respond. I am totally agreed with your comment, sir. Actually, sir बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको डराने की उसमें वो थोड़ा ज्यादा ले गए हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें विद इनिशियल आउटब्रेक, तो आई थिंक एट दैट टाइम जिस तरीके से अभी ओमिक्रॉन के लिए इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, उस टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। दैट टाइम आई थिंक दिस इज द मिस्टेक, बट एट दिस टाइम इसको जरा थोड़ा ज्यादा उन्होंने एग्जैजरेट किया है डेफिनेटली। और लेकिन इन हियर इन पाकिस्तान आई थिंक वी आर focusing on the vaccination, proper vaccination, and regarding the booster dose, abhi recently NCOC ne ye decision liya hai. This recommendation is not from the WHO. This decision is only wholly solely decided by the NCOC, not by the WHO. Thank you, sir. Dr. Munir Azhar, Dr. Munir, Professor Dr. Munir Azhar is there. Can you comment few? Dr. Professor Munir Azhar. Professor Munir Azhar. Okay. Assalamu alaikum. Ji, Professor Munir Azhar. Thank you very much. Yeah, really, I enjoyed the whole session. Although it was very nicely elaborated और इतनी अच्छे प्यारे अंदाज में बातें की हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बीच में नींद भी आने लगी थी वैसे लेकिन जो इतनी अच्छी फिगर्स दी हैं आपने, और खास तौर पे वो 12 बंदों का जो जिक्र कर दिया, और फिर जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट आया है, तो मेरा ख्याल ये है कि जो फर्दर डाटा इसके बाद आएगा इंशाल्लाह दैट विल बी आई ओपनिंग फॉर WHO एंड दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज एज वेल। तो मेरा ख्याल है टेक होम मैसेज यही है हमारे लिए कि जो इस वक्त डिसीजन हमारे नेशनल लेवल के ऊपर हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, और हमें रीवैक्सीनेट की तरफ जाना चाहिए ताकि बूस्टर डोज हो जाए, और जिनकी नहीं हुई उनके लिए तक वो दो जारी है। और मेरा ख्याल है कि हमारी आज की जो डिस्कशन है पाकिस्तान के हिसाब से वो यही है। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुलाजिम, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। मुबीन साहब का भी शुक्रिया, सायरा अफजल की बहुत अच्छी बातें, और बिल्किस अख्तर की भी, और मैडम कुंदी की रह गई है, उनकी सुनने वाली है। प्रोफेसर मैडम सलमा कुंदी, आपसे पहले मैं एक और जूनियर डॉक्टर उससे सवाल पूछ लूं, अगर इजाजत हो तो उसको इजाजत दे दो। जी, डॉक्टर उज़मा हैज 3 क्वेश्चन। डॉक्टर उज़मा, आप खुद पूछ लें या मैं पूछूं आपकी तरफ से? डॉक्टर उज़मा मलिक। Bismillahirrahmanirrahim, sir. I am Dr. Uzma Malik. I am Associate Professor of Dr. Bilkis Shabir in East Medical Ward. Sir, I have 2 or 3 questions. मैं देख रहा था 3 क्वेश्चन है आपके। जी सर, जो प्रेजेंटेशन आपने दी वो बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी थी। आई रियली एंजॉयड दैट। तो खासतौर पर पैथोफिजियोलॉजी को आपने क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ इस तरह से कोरिलेट किया, दैट वाज कमेंडेबल। Sir, we assume that after 4 to 6 months the immunity is going to wane. Is there any cutoff objective limit of antibody levels which can indicate that the booster is now much more helpful to take than not to take? क्या objectively टाइम बाउंड रहना ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल में, या एंटीबॉडी कट ऑफ लेवल भी है? फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल कट ऑफ करा के देख लिए जाते हैं, क्या इसके भी कोई हैं?
और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है कि क्या बच्चों में जैसे 12 साल से उम्र के लड़कों के अंदर स्कूल वाले जैसे बहुत प्रेशराइज करते हैं कि फाइजर वैक्सीन आप जरूर लगाएं, खासतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये जो एक वो फॉल्स आप जो कि जैसा कि आपने बताया कि इमेज फैला हुआ है, जरूरी है या नहीं है? जी जी डॉक्टर जी, मुबीन। ठीक है। सो आपका सेकंड क्वेश्चन था बच्चों में एज क्या? जी 12 साल के उन्होंने लिखा है कि इज इट इम्पोर्टेंट टू वैक्सीनेट किड्स मोर देन 12 ईयर एज टू प्रिवेंट द माइक्रोन। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है, इज इट फाइजर सेफ इन बॉयज मोर देन 12 ईयर। तीसरा सवाल है, शुड हेल्थ केयर वर्कर्स शुड टेक द बूस्टर वैक्सीनेशन। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एंटीबॉडी कट ऑफ लेवल कोई अगर है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं या नहीं? जी ठीक है, सो लेट मी आंसर दीज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मा। सो पहला जो है एंटीबॉडी कट ऑफ, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। मैं इसके साथ मुझे रोज ये चैलेंज आता है। अभी तक वर्ल्ड वाइड एंटीबॉडी कट ऑफ का कोई एक नंबर जैसे कि पुराने टेस्टों में है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। सो हो ये रहा है कि हर एक टेस्ट किट जो है दैट इज कमिंग इन एंड सेइंग कि अच्छा जी अगर एक से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है या रिएक्टिव है, और एक से कम है तो नहीं है, या एक है तो थ्रेशोल्ड है। कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, इवन इन द इंटरनेशनल यूनिट्स कोई नंबर दिया हुआ नहीं है कि 6 इज द कट ऑफ। उसकी वजह है, आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल, उसकी वजह ये है कि SARS-CoV-2 हमारे लिए नया है, बेशक 2 साल पुराना हो गया फिर भी नया है, और हमें ये नहीं पता कि मुख्तलिफ लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो किस लेवल पे जाके से हैंडल कर लेती हैं। कुछ लोग हैं जिनके अंदर कई हज़ार में जाती है और वो हैंडल करते हैं, और कुछ जो है वो बड़े थोड़े से नंबर्स के साथ 60-70 के साथ हैंडल कर लेते हैं। मैं रिसर्च में जो लोग यूज़ करते हैं, जब स्टडीज़ को पढ़ता हूँ, तो नॉर्मली 11 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर हो तो वो उसको 100% प्रोटेक्टिव समझते हैं अपनी रिसर्च में। तो जब कोई आपको आके ये कहता है जी वैक्सीन एफिकेशियस है या नहीं, और मैंने इन विट्रो स्टडी की है, तो नॉर्मली a number of antibody level titer at 11 and above is taken as protective. तो I hope कि that clarifies it. There is no number. तो वो हर टेस्ट किट का नंबर है, कोई एक जनरल नंबर नहीं। आई थिंक दैट नंबर विल इमर्ज इन द कमिंग मंथ्स एंड डेज, लेकिन इस वक्त नहीं। जो दूसरे आपके क्वेश्चंस हैं, वैक्सीन, जो वैक्सीन्स का मैं एक जनरल आपको अगर फार्मूला अर्ज करूं, जो एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन्स हैं वो 50 साल से कम उम्र की खवातीन को अवॉइड करनी चाहिए। दैट मीन्स जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका, बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग इशू। मेरी वाइफ ने एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन ली है, जबकि मुझे पता था कैसे ये होता है। हम गए वहाँ पर, उन्होंने कहा जी जॉनसन एंड जॉनसन है। मैंने हिना की तरफ देखा, मैं कहा मेरा ख्याल है आज का दिन स्किप कर दें। वो कहने लगी मैं आई हुई हूँ तो लगवा लेती हूँ। अब उसको 6 महीने हो गए, आज तक उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इंजरी है वो चल रही है। तो ख़वातीन को जो एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, या उन साइड इफ़ेक्ट्स। लड़कों को 29 से यंगर मैसेंजर आरएनए में बहुत कम, लेकिन फॉर श्योर उनको कार्डियक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है। जो यूएस के नंबर्स हैं वो ये है कि जो जितने भी लोगों को अभी तक हुआ है, मेरा ख्याल है 30, वो सारे के सारे 1 या 2 दिन के रेस्ट और सपोर्टिव थेरेपी के बाद ठीक हो गए। देयर इज नो डेथ। अब इसराइल में और यूरोप में देयर वर कपल ऑफ डेथ्स इन ईच। तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन यंगर बॉयज में इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, तो उसके लिए आपको यू शुड जस्ट बी रेडी, और यू शुड डिसाइड अ डिफरेंट वैक्सीन। फॉर एग्जांपल इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन जो चाइना की हैं, दे वर्क फाइन एज वेल। द प्रॉब्लम इज कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद देम, तो यहाँ पर अक्सर मुल्क उनको मानते नहीं है, चुनाचे वो फाइजर या मोडर्ना ही लगवानी पड़ती। अब जो बच्चे हैं 12 साल के लेकर 19 साल तक, जो डेटा है वो डेटा ये है कि 1 साल से 9 साल तक के बच्चों में आज तक कोविड से डेथ्स ऑब्जर्व नहीं हुई जो हेल्थी हैं। देयर आर पेशेंट्स, यूके की एक स्टडी है जिसने कई हज़ार बच्चों को स्टडी किया, तो जो बच्चों को कोमॉर्बिडिटीज़ थी, फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज़ थी, या कैंसर्स थे,
या कोई और एंड स्टेज डिजीजेस थी, they were also, they fell ill to COVID and died with that as well. लेकिन जो हेल्थी बच्चे थे 1 से 9 साल, उनमें 0 डेथ्स हैं। 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कोविड से डेथ्स हैं, एंड दैट मेक्स सेंस, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका भी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता फॉर अबाउट अ ईयर, तो उसके दौरान में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है। 10 साल से 18 साल के बच्चों में भी कोविड की वजह से सिवियरिटी और डेथ्स हैं। चुनाचे अगर मेरा कोई बच्चा इस एज में हो तो आई वुड रिकमेंड कि वो वैक्सीन लगवा लें। मुझे मॉडर्ना वैक्सीन से डर लगता है क्योंकि उसकी डोज ज़्यादा है, फाइजर से ज़्यादा है। मॉडर्ना के साइड इफ़ेक्ट भी इंटेंस हैं। फाइजर की डोज ज़रा कम है, प्लस 85 माइक्रोन के करीब है। जी, इसराइल को, करेक्ट, इसराइल का मैं इसलिए नाम लेता हूँ कि इसराइल, आप हम सबको पता है कि दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ओन नेशन। वो तो ये चाहते हैं कि और एक्सपैंड हो, तो वो अपनी नेशन को नुकसान नहीं करेंगे। तो इसराइल में सिर्फ फाइजर इस्तेमाल हुई है, और अगर इसका कोई नुकसान होता तो वो बहुत जल्दी से रोक देते। तो जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या बच्चों को लगवानी चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू बेसिकली टू आंसर, लेकिन बच्चों को उतनी ज़रूरत नहीं है अगर वो हेल्थी हैं कंपेयर टू एडल्ट्स। फिर जी, फाइजर डॉक्टर एंड राशिद बॉयज, जी, प्रोफेसर राशिद, you are raising the hand. प्रोफेसर राशिद महमूद, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, प्रोफेसर राशिद महमूद। मैं एक आखिरी आंसर कर दूं, बूस्टर इन जी। हेल्थ केयर। मेरे ख्याल में अगर हेल्थ केयर वर्कर आर इन नीड बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर, तो बूस्टर इज अ गुड थिंग। जी, प्रोफेसर सलमा कुंदी, मेरे ख्याल राशिद महमूद साहब को माइक ऑफ है। Ji, Assalamu alaikum. That was such a lovely talk. As usual, I enjoyed it thoroughly. मेरा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल में मुबीन साहब और आप प्रोफेसर मुलाजिम साहब भी जी। जवाब दे सकते हैं कि व्हाट हैपेंड टू बीटा अल्फा डेल्टा? क्या ओमाइक्रॉन की वजह से ये कम हो गए हैं या दुनिया से खत्म हो गए हैं? जब एक वेरिएंट आता है, वेरिएंट्स को क्या हो जाता है? मैं चाहूंगा दिस इज डॉक्टर सच मुबीन अ आपने ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Can I have ब्यूटीफुल the क्वेश्चन। answer? जी सर, डू यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन और डू यू वांट मी टू टेक इट? जी, डॉक्टर मुबीन आपने, क्योंकि मेरे ख्याल में डेल्टा ने सबको ओवरकम कर लिया था ऑलमोस्ट, बाकी स्प्रेस हो गए थे, डेल्टा वाज एवरीवेयर, और द वैक्सीन वाले भी सोच रहे थे कि अब नई वैक्सीन बनाई जाए तो उसमें कुछ डेल्टा का एलिमेंट डाला जाए। और बाकी अब जो ओमिक्रॉन है वो देखें इसको रिप्लेस करता है या नहीं करता। आई थिंक डॉक्टर मुबीन हैज गिवन 2-3 लेक्चर्स ऑन इट। मैं क्योंकि इनके लेक्चर बड़े रेगुलर सुनता हूँ, मॉर्निंग में होते हैं और मेरे पास टाइम होता है उस वक्त सुनने का। डॉक्टर मुबीन, डू यू एग्री विद मी? Yes, and सलमा साहबा, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो भेजे जाते हैं वो ये है कि पिछले वायरस कहाँ गए, या ओमिक्रॉन अगर जीतेगा डेल्टा से तो डेल्टा का क्या बनेगा। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म दिखाऊं कि बाकी गए कहाँ। तो फर्ज कीजिए हमारे पास कोई एक पेशेंट है, और अब फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च एक्चुअली केस रिपोर्ट को डिस्कस किया था। शी वाज एन अनकंट्रोल्ड HIV पेशेंट, 39 years of age, और 216 days she stayed infected with COVID and then she recovered from it, but 216 days, so बास का जो कोविड है वो लोगों में ज्यादा देर तक भी रह सकता है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि here is a person, this is a person A, उस पर्सन में डेल्टा वायरस मौजूद है। डॉक्टर मुबीन, मेरी मिसेज भी आज सुन रही है, वो कहती है रोजाना सुबह सुबह डॉक्टर मुबीन को सुनते हो, तो आज उर्दू में वो भी सुन रही है, साथ बैठी। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। सो सर, दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू कि आप सुनते हैं। तो ये फर्ज कीजिए कोई बंदा है, बंदी है, डेल्टा वायरस उनके अंदर मौजूद है। अब आ गया ओमिक्रॉन, या तो ओमिक्रॉन उनके अंदर जनरेट हुआ, किसी बंदे में पहली मरतबा ये जनरेट हुआ होगा, जाहिर है जब उस बंदे को इन्फेक्शन हुई होगी तो वो डेल्टा से हुई होगी, और फिर उसके अंदर ओमिक्रॉन जनरेट हुआ हो। दिस हैपेंड समवेयर इन सम पर्सन, कौन था हमें नहीं पता। तो डेल्टा मौजूद था,
ओमिक्रॉन बना। अब क्वेश्चन ये है कि डेल्टा का क्या बना। तो हियर इज व्हाट हैपेंस। फर्ज कीजिए ये सेल है, इस सेल के ऊपर ACE2 लगा हुआ है और हमें पता है कि ये दोनों वायरस जो है वो ACE2 को पसंद करते हैं। तो ACE2 की जो बाइंडिंग अफिनिटी है ओमिक्रॉन की वो ज्यादा है। दैट मीन्स कि अगर 1000 डेल्टा खड़े हैं यहाँ पर और 1000 ओमिक्रॉन खड़े हैं, तो ओमिक्रॉन्स विल गेट अ चांस टू गेट इनटू द सेल एंड नॉट डेल्टा। इसका क्या मतलब है कि अब डेल्टा किसी सेल में जाएगा नहीं। इट इज पॉसिबल कि 2-4 डेल्टा जो हैं वो मौजूद वो अपॉर्चुनिटी लेकर, और वो मैं बस का कोशिश करता हूँ उर्दू में ट्रांसलेट करने की। दिस आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस, लेकिन मुझे बाज उर्दू के लफ्ज भूल गए। तो वो अपॉर्चुनिटी लेकर तो कुछ डेल्टा भी एंटर हो गए सेल्स में, लेकिन ज्यादा डेल्टा बाहर रह गए। क्यों बाहर खड़े रह गए? क्योंकि ओमिक्रॉन्स जो थे दे हैड अ हायर अफिनिटी। इसी को हम कहते हैं ग्रेटर ट्रांसमिशन। सिर्फ अफिनिटी नहीं, जो टी सेल का उसका स्केप है, जो एंटीबॉडी का स्केप है, दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी। लेकिन इतना हिस्सा अभी हम मान लेते हैं। अब इसने जल्दी से भागकर ACE2 को कनेक्ट किया और ये दोनों इंटरनलाइज हो गए। डेल्टा बाहर खड़े रह गए। अब फर्ज कीजिए डेल्टा 1000 में से 10 चले गए सेल्स के अंदर, इधर 1000 में से 1000 चले गए सेल के अंदर। जो बाकी खड़े रह गए बाहर 990 डेल्टा, उनकी शामत आ गई। मैक्रोफेज खा उनकी गए। शामत ऐसे आ गई कि जाहिर है कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम भी चल रहा है, मैक्रोफेजेस बैठे हुए हैं, डेंड्रिटिक सेल्स बैठे हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स बैठे हुए हैं, वो इन्हें उठा के खाना पीना शुरू कर देंगे। अगर इस बंदे का इम्यून सिस्टम इस हालत में था कि हफ्ता हो गया है इन्फेक्शन को, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अब ये डेल्टा सेल के अंदर तो जा नहीं सकता, तो ये खड़ा हुआ है, तो इसको आके एंटीबॉडीज भी लगेंगी। जब एंटीबॉडीज को ऑप्शनाइज करेंगी तो ये फेगोसाइटोज भी होगा। जब एंटीबॉडीज इसको ऑप्शनाइज करेंगी और उसके साथ जब अटैच होंगी तो बायोलॉजिकल फंक्शन शुरू होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन भी होगी। कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ भी इसको कोड करेगा, जिससे ऑप्शनाइजेशन भी होगी, प्लस कॉम्प्लीमेंट की वजह से डिस्ट्रक्शन भी होगी। तो ये जो बाहर खड़े रह गए, जो हार गए ओमिक्रॉन से, वो तबाह कर दिए गए। चुनाचे ओमिक्रॉन की मौजूदगी में या एक ज्यादा ट्रांसमिसिबल की मौजूदगी में जो पिछला है वो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है। इट डज नॉट स्टे देयर। तो जो पहला वुहान okay. वायरस है, या जो बीटा था या अल्फा था, वो लैब्स में या कुछ कम्युनिटीज में जो ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, हो सकता है वहां पे मौजूद हो। जैसे यूएस में इस वक्त 0% रह गए हैं, खत्म हो गए हैं बिल्कुल। तो वो गए कहाँ? वो इंसानों के अंदर ही मारे गए, जबकि जो नया वेरिएंट है जो ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, वो ज्यादा फिट था, उसने टेक ओवर कर लिया। तो ये होता है। Alhamdulillah ji, thank you so much. So that is, we've become hopeful now. जो ज्यादा Absolutely. ताकतवर वायरसेस थे वो खत्म हो गए, अब कम ताकतवर रह गए, and gradually it will all be wiped out, inshallah ta'ala. I'm so very End of the happy. pandemic. Inshallah. और Another thing, Dr. वायरस की Mubin, I wanted to make a Sorry. statement. वो यही था, I'm very fond of Chinese vaccines. मुझे adeno virus वाले वैक्सीन से भी डर लगता है, messenger RNA से भी. I don't know why. I think Chinese are the safest. तो बच्चों को मेरे ख्याल में वही देनी चाहिए, और 1-2 साल इंसान उनको ट्रैवल ना ही कराए, अंडर 12 या between 12 and 19 तक अगर वो दिए जाए तो I think it's a safe bet. Thank you. मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि बच्चों में वैसे ही वैक्सीन की जरूरत कम है, और अगर फिर जो सेफेस्ट वैक्सीन है वो मिल जाए, और अगर ट्रैवल का मसला है वो ना हो, तो फिर कोई भी माइल्ड वैक्सीन जो है ज्यादा बेहतर। Thank you. जी, if और there is no सलमान साहब, आपने जो question, बात की कि जो स्ट्रॉन्ग वायरस था, डेल्टा हमें नुकसान पहुंचाने में स्ट्रॉन्ग था, पर वो ओमिक्रॉन से फिट होने में स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, एंड दैट इज हाउ डेल्टा जो है ऑन द वे आउट। तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि उम्मीद बन गई है। लोग ये कहते थे कि नेक्स्ट वेरिएंट्स हमेशा और ज्यादा नुकसानदेह होंगे, और ये कहते थे ये वैक्सीन की वजह से हो गया और फलां हो गया, एंटी वैक्सर्स ने बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। ये जो वेरिएंट है ये एक्चुअली कंपेयर टू डेल्टा ज्यादा फिट है, क्योंकि ये डेल्टा को पीछे छोड़ गया है, लेकिन चूंकि ये माइल्ड है तो हमारे साथ भी रहेगा। तो यू आर वेरी करेक्ट कि अल्लाह खैर करे, अच्छी हो गई है। Inshallah.
जी डॉक्टर मुबीन, अगर हम स्पेनिश फ्लू को देखें ना, तो वो उसके भी 2 साल के 2.5 साल जब वेव्स आती रही, तो फिर आखिरी वेव बिल्कुल ही स्लो थी। तो जब डेल्टा कोई भी वायरस की जो पेंडेमिक खत्म होने लगता है, तो वो इसी तरीके से ही आता है। If anybody बिल्कुल ऐसा। ask the question, if there is no question, can I request Dr. Salma Kundi to thanks the participant, Professor Bilqis, Professor Saira, Professor Dr. Mubin. Okay, sir, there is one question. Is there any role of vitamin C? जी, सो मैंने एक बड़ा एलेबोरेटेड ये डिस्कशन की हुई है पहले भी। विटामिन सी का बेसिक रोल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यूएस में तो जैसे मदूरी प्रोटोकॉल है उसका आईसीयू के पेशेंट्स का, मदूरी का जो पार्टनर डॉक्टर है पॉल मैरिक, he actually uses intravenous ascorbic acid in ICU. तो ascorbic acid या विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है being an antioxidant. However, अगर किसी में विटामिन सी के लेवल ठीक हैं, तो आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो इट इज यूजफुल। मतलब ये नहीं है कि ये उसकी कोविड की मैनेजमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द क्योर फॉर कोविड, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कि आप इम्यून सिस्टम को बैलेंस में लाएं। तो मैं जब किसी पेशेंट को मैनेज करता हूँ, तो मैं हमेशा उन्हें विटामिन डी और विटामिन सी और क्वर्सेटिन और जिंक्स देता हूँ, ताकि उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। ये इन चीज़ों से क्योर नहीं हो जाते, ऑल्दो हमें पता है कि विटामिन डी की वजह से जो डेथ रेट है वो बहुत कम होता है जिन लोगों में 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ऊपर विटामिन डी का लेवल हो। इसी तरह से विटामिन सी जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट इम्यून सिस्टम फंक्शन। Okay. Dr. Salma Kundi, can you Okay. Thank you so much, Professor Mulazim Saab, for arranging this lovely webinar. And I thank our panelists, Dr. Saira and our lovely Dr. Bilqis. And my special thanks to Dr. Mubin. We love your talks. Allah bless you, and thank you for giving us time. And thank you to everyone who attended today, especially Professor Mazhar Saab, Rashid Saab, and Javed Sarwar Saab, and everyone. I hope we meet next week, and I hope we keep on meeting in better times, और अल्लाह पाक इस कोरोना के ग्राफ को नीचे नीचे ले जाके खत्म कर दे। आमीन। Thank you. Thank you so much.